हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज मैं आपके सामने पर्यावरण के 30 क्वेश्चन के साथ आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और इसी तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। 30 में आपको लगभग 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 30 में अगर सही हैं तो इसका मतलब आपकी प्रेपरेशन ठीक ठाक चल रही है। और अगर आपके 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आपको अच्छे से मतलब प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सुपर टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं या केवीएस की कर रहे हैं, यानी कि सुपर टेट में मैं जूनियर और प्राइमरी दोनों की बात कर रही हूँ, तो अगर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने अदर क्वेश्चन पढ़ने होंगे उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देते रहिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। डेली आपको यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस की क्लास मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसके बाद में डिटेल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही सीरीज यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। तो अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? यानी कि इटाई क्या है? एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है। वो जल में कौन सी ऐसी धातु होती है जो घुल जाने से होता है? ऑप्शन से आपके पारा हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इटाई रोग जो है वो जल में जो वो धातु होता है वो घुल जाता है, उसकी वजह से होता है। तो वो धातु कौन सा हो जाएगा? तो वो धातु हो जाएगा कैडमियम, यानी कि कैडमियम पानी में घुलने की वजह से, कैडमियम धातु के पानी में घुलने की वजह से इटाई रोग होता है। इसके अलावा अगर इसके अलावा हम बात करें पारा की, यानी कि मरकरी की बात करें, तो मरकरी पानी में घुलने की वजह से कौन सा रोग होता है? ये आपको याद रखना है, मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? यानी कि पारे के लिए आपको याद रखना है, मिनीमाटा को याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोनों ही क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पारा और प्लस कैडमियम दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैडमियम क्या है? ये कैडमियम क्या है? ये भी क्या है? एक धातु है जो क्या है पानी में घुली होती है, जिसकी वजह से इटाई रोग हो जाता है। और पारा की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाटा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है। अब देखिए मधुमक्खी के छत्ते की बात कर रहे हैं। अब इससे फैक्ट हम लोग बहुत अच्छे फैक्ट देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें समझेंगे। तो आप पहले तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी जो मधुमक्खी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 2 होती है, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी संख्या कितनी होती? 1 होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंडे देना। इसका काम क्या होता है? अंडे देना होता है। अगर इसके हम जीवन काल की बात करें, यानी कि कब तक ये जिंदा रहती है, तो 3 ईयर आपको याद रखना, कहीं कहीं पे 4 साल भी लिखा होता है, ठीक है। तो आपको लगभग 3 साल ये जो है जिंदा रहती है। अगर हम बात करें जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कितने प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, तो इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और उससे रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 3 प्रकार की मक्खियाँ होती। एक तो आपकी हो गई रानी मक्खी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रानी मधुमक्खी हो गई, ठीक है, मधुमक्खी हो गई, जिसका काम क्या होता है? अंडे देना होता है, ठीक है, जिसका काम सिर्फ क्या होता है? अंडे देना होता है। दूसरी जो मधुमक्खी होती है उसको बोलते हैं ड्रोन मक्खी। क्या बोलते हैं उसको? ड्रोन। एक मिनट। दूसरी जो होती है उसका नाम है ड्रोन, जिसका काम क्या होता है? इस रानू मधुमक्खी के अंडे देने में सहायता करना होता है। यानी कि ड्रोन मक्खी जो होती है वो रानी मक्खी की हेल्प करती है, किसमें? अंडे देने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना, जो ड्रोन मक्खी है ये डंक नहीं मारती है। ड्रोन मक्खी जो होती है वो डंक जो है नहीं मारती है। तीसरी अगर मक्खी की बात करें तो इसमें सबसे छोटी मक्खी जो होती है, ठीक है, तीसरी मक्खी जो होती है वो सबसे छोटी मक्खी होती है, सबसे छोटी होती है। लेकिन अगर ये किसी को डंक मार
मार दे तो क्या हो जाती है, ये मर जाती है। तो बात समझ में आई। रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है, जिसका कार्यकाल, जिसका जो है मतलब जीवन काल कितना होता है, 3 साल होता है। और क्या करते हैं, जो ड्रोन जो मक्खी होती है वो रानी मक्खी की हेल्प करती है, और सबसे जो छोटी मक्खी जो होती है वो अगर किसी को डंक मार देती है तो वो क्या है, खुद ब खुद वो खुद ही जो है मर जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, ये आपको बताना। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, सोनपुर में लगता है, पुष्कर में लगता है, इलाहाबाद में लगता है या आगरा में लगता है। इसका आंसर जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर सोनपुर, अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर पशु मेले की बात कही गई है। तो जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है आपको बताना है, सोनपुर में, पुष्कर में, ठीक है, पुष्कर में या इलाहाबाद में या आगरा में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना सोनपुर को याद रखना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो सोनपुर का जो पशु मेला है वो कब मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कार्तिक के महीने में, कार्तिक और पूर्णिमा के महीने में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को आपको याद रखना है। जो मंथ आपको कौन सा पड़ेगा, नवंबर दिसंबर पड़ेगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, और ये एशिया का एक मिनट, हाँ, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेले की अगर बात करें तो ये एशिया की बात करें, पशु मेले की बात करें तो सोनपुर का जो पशु मेला है वो आपका जो है सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा। जो कब मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी बात ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें पुष्कर मेले की, तो पुष्कर मेला जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है, पुष्कर कहाँ पड़ता है, वो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, पुष्कर आपका कहाँ पड़ेगा, अजमेर से जो है अगर पूछे दूरी अजमेर से पूछी जाए तो पुष्कर से अजमेर की दूरी जो है 11 किलोमीटर है। ठीक है, 11 किलोमीटर आपको याद रखनी है। तो यानी कि कहने का मेरा सेंस ये है, अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पे पुष्कर जो है जगह है, और वहीं पर जो मेला लगता है उसको बोलते हैं पुष्कर मेला बोलते हैं। जो बहुत दूर दूर से हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, और ये खास किसके लिए होता है, ऊँटों के लिए होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, ऊँट वगैरह का मेला होता है। ठीक है, तो ऊँटों के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों में देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर पुष्कर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स ले रखी है, ये अजमेर वाले यानी कि पुष्कर वाले की बात हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ ध्यान रखनी। हाँ, इसके अलावा आपकी कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सीधे जल्दी जल्दी कैपिटल भी यहाँ पर कवर कर ले। साथ ही में हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण कर रहे होंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। देखिए आपको पता है सोनपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद, हाँ यहाँ पर स्टेट की मैं बात नहीं करी, यहाँ पर मैं बात करी सोनपुर कहाँ पड़ेगा आपका, बिहार में पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना होती है। इलाहाबाद आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इलाहाबाद आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। पुष्कर मेला आपका कहाँ पड़ जाएगा, राजस्थान, मैंने आपको बता दिया। आगरा भी आपका कहाँ पड़ जाएगा, तो आगरा कहाँ पड़ेगा, इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ क्वेश्चन आप भी मुझे बताइए जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि आप वीडियोज़ को कितना जो है सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो आगरा आपको कहाँ पड़ेगा, और फिर उसका आपको कैपिटल भी बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर ले रखी है। देखिए इसमें ऊँट कैमल्स को कितना सजाया गया है और कितना भव्य तरीके से मेला होता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, तिब्बत की जो सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। यानी कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है जब वो भारत में एंटर करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो यहाँ पर आपको बताना है जो तिब्बत की सांगपो नदी है तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। जब तिब्बत की जो सांगपो नदी है जब भारत में एंटर करती है तो वो किस नाम से, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, यानी कि ये जो नदी है कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर, यहाँ पे याद रखिएगा मानसरोवर से निकलती, मानसरोवर झील से क्या है निकलती है। ठीक है, इसके निकट क्या है, एक है चेमायुंगडंग है, यानी कि मानसरोवर झील के निकट एक चेमायुंगडंग है, तो वहाँ से ये निकलती है। तो बात क्लियर हुई। यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, फिर से सुनिए कि जो सांगपो नदी है वो क्या है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग है,
उस हिमानी से ये निकलती है। अब देखिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए, वरना आप अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर भूल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आपकी नदी है वो तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश से होकर के बहती है। कौन कौन से देश आपको याद रखना, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, और फिर क्या है किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले ये कहाँ आती है, भारत में यानी कि तिब्बत से सबसे पहले कहाँ आएगी, अरुणाचल प्रदेश में आएगी। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर किस में आएगी, असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। जब ये बांग्लादेश में आती है, जहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ जिसमें कि आपको चीज़ें समझ में आए, जब बांग्लादेश में ये एंटर करती है तो यहाँ पर जो है जो भारत से जो ये गंगा नदी की जो सहायक नदी पद्मा जो आ रही थी उससे क्या है मिलती है, और इधर ये जो मतलब बांग्लादेश में जब आती है तो इधर क्या है पद्मा से, और प्लस इधर क्या है जमुना। ठीक है, यानी कि आपको अच्छे समझ आ। देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि जो सांगपो नदी है जब भारत में आती तो उसको किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और यही नदी जब आपकी बांग्लादेश में आती है तो किस नाम से, कौन सा नाम उसका बदल जाता है, जमुना। यानी कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। यही जब जमुना पद्मा से मिलती है तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, मेघना बनाती हैं। ठीक है, तो पूछा जाए मेघना नदी कैसे बनती है, तो पद्मा और जमुना जो मिलके क्या बन जाती है, मेघना नदी बन जाती है। और फिर ये बहती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं। ये नदी का मैंने पिक्चर ले रखा है, यहाँ पर मैंने आपको मैप से बताने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आई, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश आते हुए, ये असम में आते हुए, और ये क्या है बंगाल में। इधर से ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, इधर से आपकी पद्मा नदी, यानी कि जो गंगा नदी का नाम बदल के होता है तो फिर मिलके क्या बन जाती है, मेघना नदी, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इस सांगपो नदी को पूरा यहाँ पर जो है पूरा ही हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें देख ली। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा दो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होता है, जो लोकसभा होता है वो आपका कौन सा सदन कहलाता है, लोकसभा वो आपका कौन सा कहलाएगा, निम्न सदन कहलाता है। जबकि जो है आपका जो राज्यसभा है वो क्या है, उच्च सदन कहलाता है। तो उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो किससे रिलेटेड होते हैं आपको ध्यान रखना, कला से, विज्ञान से, ठीक है, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से जो है ये संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है, मनोनीत करता है, जो किससे, कला से, यानी कि कला की फील्ड में, विज्ञान की फील्ड में और समाज सेवा की फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ें देखी। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 250, यानी कि इससे ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती। और ये जो राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो आपको 80 अनुच्छेद याद रखना है। चीज़ें आपको समझनी, बहुत अच्छे से समझनी। राज्यसभा में कितने अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर सदस्यों की जो संख्या है, तो आपको अनुच्छेद 80 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है। अब देखिए ग्राम पंचायतों का काम क्या होता है। देखिए सबसे जो छोटी जो इकाई है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। तो इसका काम क्या होता है, जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसका काम क्या होता है, जल संसाधनों का रखरखाव भी होता है, स्कूलों का निर्माण कराना भी होता है, बीपीएल लाभार्थी की सूची तैयार करना भी होता है। तो इनमें से यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सारे ही कार्य क्या हैं, ये ग्राम पंचायत के काम होते हैं। फिर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन। अब यहाँ पर बात हो रही है जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो फरवरी 2014 को, मई 2010 को, फरवरी 2012 को या जून 2013 को। तो ये लॉन्च किया था ग्रीन इंडिया मिशन की अगर बात करें तो ये फरवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था। अगर पूछे कब तो आपको ये भी याद रखना है 20 फरवरी। ठीक है, यानी कि अगर पूछे कब तो आपको 20 फरवरी, यानी कि अगर दिन भी पूछ लिया जाए तो डेट पूछ ली जाए तो आपको 20 याद रखना है। सन आपको 2014 याद रखना, और तारीख पूछ ली जाए तो 20 फरवरी को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? यानी कि 2017 तक बात कर रहे हैं कि 2017 तक एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। यहाँ पर भारत की बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना है, यानी कि 115 435, ऐसा ही आपको याद रखना है। 115 435 आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। पहले तो आपने 11 कर लिया, फिर 5 आ गया, 5 से 1 घटाया 4 आ गया, 4 से 1 घटाया 3 आ गया, फिर 5 यहाँ पर फिर आ गया। तो इसको और इसको अलग से याद कर लीजिए, 5 4 3 11, 5 4 3 5, इस तरीके से आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो 115 435 ऐसे आपको लर्न हो जाए तो आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन भी है। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था कि बंगाल के किस स्वतंत्र सेनानी, यानी कि बंगाल के थे, जिनका जो निधन 18 वर्ष, 18 या 19 यहाँ पर भी हो सकता है, 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो कौन से? खुदीराम बोस हो जाएंगे यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, या चित्तरंजन दास हो जाएंगे, या राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जिनको क्या है 18 वर्ष की आयु में उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? खुदीराम बोस को याद रखना है। किसको याद रखना है आपको? खुदीराम बोस को याद रखना है। तो बंगाल किस स्वतंत्र सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो खुदीराम बोस को आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, और जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को हुई थी। अब इससे आप घटा दीजिए, आपका निकल के आएगा 18 वर्ष या 19 वर्ष, दोनों ही आपका जेस चेक कर लीजिएगा। अब जो भी आए, तो यहाँ पर सीधे कहने का मतलब ये है कि बहुत कम उम्र में कौन ख़त्म हो गए थे, कौन स्वतंत्र सेनानी? तो आपको खुदीराम बोस को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आपको सीधे राजा राम मोहन राय को याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जिन्होंने क्या, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज जो था, इसका मतलब पर्पस क्या था, उसका मतलब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है, एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर की यहाँ पर संकल्पना की गई, एकेश्वरवाद आपको याद रखना है। और इसमें जो है मूर्ति पूजा का खंडन किया, यानी कि इस धर्म में राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा वगैरह को उन्होंने मतलब नकारा, और अवतारवाद, जो अवतार होते हैं भगवान वगैरह के, तो इस तरीके से इन्होंने जो है इसमें खंडन किया गया है, अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन राय के मैं अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको सीधे क्या यहाँ पे याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। इसमें क्या है? तो एकेश्वरवाद दिया हुआ है, मूर्ति पूजा का खंडन दिया हो, और अवतार का भी खंडन दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? यानी कि जल की वजह से, पानी की वजह से होता है। ऑप्शंस हैं आपकी, खसरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, या पीलिया हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा रोग है जो क्या है जल की वजह से होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यानी कि हैजा, डायरिया और पीलिया तीनों ही क्या है जल की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। खसरे की अगर हम बात करें तो खसरा ज़्यादातर बच्चों में होता है, और ये किसकी वजह से होता है? तो आपको याद रखना पैरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरामिक्स, ठीक है, पैरामिक्स ओ वायरस,
ठीक है, वायरस, ठीक है, पैरामिक्स ओ वायरस की फैमिली का एक वायरस से होता है। तो पैरामिक्स ओ वायरस की फैमिली के वायरस से खसरा रोग होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है, यानी कचरा जो होता है, जो आपका गार्बेज जो होता है, तो उसके लिए कौन सा अनुसरण किया जाता है? 3R, 4R या 2R या 5R, ठीक है, यानी कि 3R, 4R, 2R या 5R। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपको लास्ट में मुझे बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रख रखे हैं और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। तो आगे आने वाले जो आगे क्वेश्चंस हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट का कहने का मतलब बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले, अक्सर पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं। तो कचरे की अगर बात करें तो उसके निस्तारण यानी कि निपटारे हेतु कौन सी चीज़ का अनुसरण होता है? तो आपको 4R याद रखना है। अब ये 4R है क्या? तो पहले R का मतलब है रिड्यूस, पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, जिसका मीनिंग होता है कम करना, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कम करना, ठीक है। दूसरे R का मतलब है रिव्यूज, ठीक है, दूसरे R का मतलब है रिव्यूज, जिसका मतलब होता है मना करना। फिर होता है तीसरे R का मतलब है रीयूज, रीयूज मतलब होता है दोबारा से प्रयोग में लाना। फिर क्या होता है? रिसाइकल, ठीक है। तो क्या होता है? रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रित करना, यानी कि उस चीज़ को फिर से मतलब करके और फिर से उसका जो है रिसाइकल करना, यानी कि जैसे कि आपने प्लास्टिक देखी होगी, प्लास्टिक की बॉटल पिघला करके फिर से दूसरी चीज़ उससे बना ली जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, रिव्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना, और रीयूज का मतलब क्या होता है? फिर से यूज़ करना, और रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रित करना। तो यहाँ पर 4R को आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर हो सकता है आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। तो ये 4R क्या है? तो रिड्यूस, रिव्यूज, रीयूज और रिसाइकल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। इस बार आपको एक सीट लेनी है, ठीक है। एक सीट लेने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े आपको करना है। डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली आपको करना है, और अपनी जो है प्रेपरेशन को आप आगे इसी तरीके से बढ़ाइए, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक एक नंबर से आप बहुत पीछे चले आते हैं। अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा कम है तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जो पोंगल जो मेला है, पोंगल जो त्यौहार है, मेला नहीं, पोंगल जो त्यौहार है, मेला भी कह सकते हैं, पोंगल जो त्यौहार है, पोंगल जो फेस्टिवल है, वो कहाँ का है ये आपको बताना है। बिहार का, केरल का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो पोंगल है वो कहाँ का मेला है? तो आपको तमिलनाडु को याद रखना है। पोंगल जो मेला है वो कहाँ, वो पोंगल जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैपिटल्स की, राजधानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राजधानी वगैरह पूछी जाती हैं। तो बिहार की राजधानी मैंने अभी आपको बताया पटना हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु हो जाएगी। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। जबकि तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अभी मैंने बंगाल की खाड़ी में अभी बताया भी था आपको। तो निम्न नदियों में, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ताप्ती नदी, स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी या सिंधु नदी। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर स्वर्णरेखा जो नदी है वो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जबकि अगर हम ताप्ती की बात करें, नर्मदा की बात करें, सिंधु की बात करें, तो आपको ऐसे याद रखना, ताप्ती, नर्मदा, सिंधु जो है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। जबकि स्वर्णरेखा जो नदी है वो कहाँ गिरती है? वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये क्या है? झारखंड में बहने वाली नदी है। ये जो आपकी स्वर्णरेखा नदी है वो झारखंड में बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि भारतीय संविधान में हम लोगों को जो आपको मूलभूत जो है अधिकार प्राप्त है, हम लोगों को जो मूलभूत अधिकार प्राप्त है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रीज़न क्या था? कारण क्या था? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना,
पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना, या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चों का विकास करना, या पुरुषों का, या महिला का, या नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नागरिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको नागरिक याद रखना है। नागरिक में हम सब आ जाते हैं, तो नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यानी कि हर तरीके से विकास करना हमारे जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब मूल अधिकार आपके कितने 6 हैं और कब से अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक के भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन दिया है। यानी कि 6 हमारे अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक के मूल अधिकार दिए हैं, ये आपको याद रखना है। अगर कर्तव्य की बात करें तो कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो 11 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन। उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया, यानी कि कौन सा संशोधन हुआ था उसके बाद 1994 वाला अधिनियम बनाया गया। तो 73वां हो जाएगा, या 74वां हो जाएगा, या 86वां हो जाएगा, या 92 हो जाएगा। ठीक है, तो 73 हो जाएगा, या 74 हो जाएगा, या 86 हो जाएगा, या 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 74 को याद रखना, यानी कि 74वां संविधान संशोधन के जरिए उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 बनाया गया था। तो आपको कौन सा याद रखना है, 74 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ग्रीन इंडिया मिशन जो भारत सरकार के द्वारा जो शुरू की गई थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, प्रमुख शहरों के भवनों को हरे रंग से रंगना, यानी कि जो शहर है उनके भवन को ग्रीन कलर से रंगना। ठीक है, तो ग्रीन कलर से रंगना, ये वाला इसका जो है मिशन था या उद्देश्य था। पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना है, यानी पर्यावरण के हिसाब से जो है उस निर्माण को बढ़ावा देना हो जाएगा। या हो जाएगा भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण और पुनर्वनीकरण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रीन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पहले आप यहाँ पर समझिए। जो क्या है, जो घटते जो वन क्षेत्र थे, जो वन संरक्षण थे, तो उसको यानी कि जो पेड़ पौधे के घट रहे थे उसके बारे में सोच थी। फिर है पुनर्वनीकरण का बात हो जाएगी। फिर ये जो है वन क्षेत्र में वृद्धि करना। अब ये जो वन क्षेत्र हैं जो गिर रहे हैं, तो उनके क्षेत्रों में वृद्धि करना, यानी कि इंक्रीमेंट करना, उसमें भी क्या है आगे बढ़ाने का भी काम इसमें किया जाएगा। और इसके अलावा साथ ही साथ इसके अलावा आपको याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो चीज़ है उनके बारे में देखना है, जैव विविधता के बारे में सोचना है, और जल तथा झीलों के बारे में, ये सारी चीज़ों का इसमें दिया था ग्रीन इंडिया मिशन में। बात क्लियर हुई कि यहाँ पर जो आपके वन घट रहे हैं तो उसके बारे में भी बात होती है, और उस वनों को बढ़ावा देने के लिए और भी चीज़ें जो बनाई जाएंगी, तो इन सब चीज़ों का इसमें हम लोगों को जिक्र मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहिए, आगे को क्वेश्चन देखते रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव क्वेश्चन है कि किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है, ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। लाला हरदयाल हो जाएगा, बाबा गुरदीत सिंह हो जाएंगे, या मोहम्मद बरकतुल्ला हो जाएंगे, या सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे। तो आपको याद रखना गदर पार्टी के सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लाला हरदयाल गदर पार्टी के सदस्य हैं, मोहम्मद बरकतुल्ला भी सदस्य थे, सोहन सिंह भाकता भी सदस्य थे। इसके अलावा आपको और याद रखना करतार सिंह को भी याद रखना है। ठीक है, करतार सिंह को भी आपको याद रखना है, जिसमें ये जो बाबा गुरदीत सिंह है ये जो है इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये आपके सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो गलत है वही राइट है।
तो आपको सीधे इतना ध्यान रखना है, पूछा ये भी जा सकता है कि गदर पार्टी के सदस्य कौन थे, तो लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाकना, और आपको करतार को भी याद रखना, एक यहाँ पर करतार भी मैं लिखे देती हूँ। तो ये गदर पार्टी के सदस्य थे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है। 1828 को हुई थी, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 को हुई थी। और किसने की थी, तो किसने की थी, ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, या राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, जिसका जो उद्देश्य मैंने आपको बताया क्या था, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद का खंडन। इस तरीके से यहाँ पर राजा राम मोहन राय को आपको अच्छे से याद रखना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, दोनों ही आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कब हुई थी 1828, तो आपको याद होगा। अगर डेट पूछें तो आपको 20 अगस्त आपको याद रखना है, 20 अगस्त भी आप यहाँ पर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौर ऊर्जा, यानी कि साइंस से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में आपके साइंस भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, ठीक है, और मतलब कई जो पोर्शन इसमें आ जाते हैं, जितने भी डिजीज हैं, बीमारी हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आ जाती हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन के जरिए सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा, यानी कि जल में जो आर्द्रता होती है, नमी जो होती है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है, नापा जाता है या मापा जाता है, बात एक ही है। तो किसके द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर या मर्केली स्केल। तो इस किसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जल की आर्द्रता मापने के लिए अगर आए तो आपको हाइग्रो को याद रखना है, ठीक है। तो जल की अगर आर्द्रता की बात आए तो हाइग्रोमीटर को आपको याद रखना है। बैरोमीटर की आप बात करें तो बैरोमीटर किसके लिए होता है, आपको याद रखना, वायुदाब के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। फेदोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं। फिर बात करें मर्केली स्केल का यूज क्या होता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। ये क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपका आ जाए रिक्टर स्केल का काम क्या होता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, ठीक है। तो इस मर्केली स्केल आ जाए तो भूकंप की तीव्रता याद रखना है, और अगर रिक्टर स्केल आ जाए तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन अब आपको एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है। सिस्मोग्राफ का आपको ये बताना है कि सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, पर्णरंध्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। इससे अच्छा तो इंग्लिश वाला नाम ज़्यादा अच्छा है। जो स्टोमेटा जो होते हैं पाए जाते हैं वो कहाँ है, पत्ती में तो पाए जाते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन पत्ती में कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पत्तियों के निचली सतह पर या पत्तियों के ऊपरी सतह पर या डंठल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं, जिसका काम क्या होता है, यानी कि स्टोमेटा का काम क्या होता है, पत्तियों में जो यानी कि पत्तियों में तो होते ही होते हैं, तो वातावरण से क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि स्टोमेटा के जरिए ही गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, निचली सतह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका निचली और यानी कि पत्ती तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कहाँ, ये ऊपरी सतह भी दिया है और निचली सतह भी दिया है, तो आपको निचली सतह वाला आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको
स्टार लगा लीजिए। और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, यानी कि मेले हैं, फेस्टिवल हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या बिहार में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? पुरी में। उड़ीसा में कहाँ आपको याद रखना है? पुरी में याद रखना है। जो ये पुरी जो ये धार्मिक स्थल है ये किस देवता को समर्पित है, यानी कि यहाँ पर किस देवता का मंदिर है? तो आपको जगन्नाथ याद रखना है। तो क्या याद रखना है? आपको जगन्नाथ याद रखना है। जगन्नाथ की यात्रा यहाँ पर, भगवान जगन्नाथ की यात्रा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो रथ यात्रा के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पुरी का रथ मंदिर बोलते हैं ना, तो इस तरीके से आपको जगन्नाथ याद रखना है, भगवान जगन्नाथ को याद रखना है। इस तरीके से 24 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 23 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर, अब यहाँ पर बात कही गई पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात कही गई है। ऑप्शंस हैं आपके लूनी नदी, साबरमती नदी या ताप्ती नदी या नर्मदा नदी। तो यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो नर्मदा नदी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? नर्मदा नदी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्या है, इसी नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो चीज़ें ज़रूर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध किस में हो जाएगा? नर्मदा नदी में बना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नर्मदा नदी पे जलप्रपात कौन कौन से पड़े, तो दो आपको याद रखना, धुआंधार जलप्रपात और बेड़ा घाट। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पे जो जलप्रपात है वहाँ पर आपको याद रखना धुआंधार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात और एक हो जाएगा भेड़ा घाट। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर लिखती हूँ मैं। ठीक है, भेड़ा घाट। ठीक है, तो ये दोनों ही पड़ेंगे कहाँ? ये पड़ जाएंगे मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। दोनों ही जलप्रपात कहाँ पड़ेंगे? मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। किस नदी में बने हैं, यानी कि किस नदी के जलप्रपात हैं? तो आपको धुआंधार और भेड़ा घाट आपको याद रखना है। इस नदी पे जो है आपका बांध कौन सा हो जाएगा? तो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 24 क्वेश्चंस को हम लोगों ने भी कवर कर लिया। 24 क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। 25 क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत पहले बताइए कौन सा है, ये आप बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात कही गई है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को आपको याद रखना है, ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये क्या है? राष्ट्रगान के रचयिता है। तो ये किसके रचयिता है? राष्ट्रगान, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। राष्ट्रगान हमारा कौन सा? जन गण मन। अगर हम मोहम्मद इकबाल की बात करें, यानी कि अल्लामा इकबाल की बात करें, तो इन्होंने क्या लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। तो सारे जहां से अच्छा की जो है रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे थे, जो एग्जाम में क्वेश्चन जो बन रहे थे जिस तरीके से आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं या उपाध्यक्ष बोलते हैं या सभासद बोलते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेयर हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। यानी कि नगर निगम के प्रमुख को, यानी कि जो मुखिया उसका होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? बच्चों को जलचक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है? यानी कि बच्चों को अगर, यानी कि किसी क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसमें बच्चों को, यानी कि अगर प्राइमरी लेवल में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जलचक्र समझाना है, तो इसमें जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें सबसे जो है इफेक्टिव जो है प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? तो एनिमेशन वीडियो हो जाएगी, मॉडल चक्र हो जाएगा, या मैपिंग हो जाएगा, या रेखा चित्र हो जाएगा। देखिए, वैसे तो ये चारों ही प्रक्रिया आपको मतलब सही है, लेकिन सबसे इसमें उत्तम कौन सी हो जाएगी? तो एनिमेशन हो जाएगा, क्योंकि अब तो ज़माना कैसा हो गया है,
लाइव मतलब जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या है प्रेजेंटेशन के ज़रिए अगर चीज़ें, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो अगर मैं मुंह से बोलती, यानी कि मुंह से बोलने का मतलब अगर यहाँ पे लिखे ना होते तो आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आते, ठीक है। उनमें थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स डाल दी जाती हैं तो उससे थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके से छोटे बच्चों की बात करें तो उनको तो एनिमेशन वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए आप बच्चों को जलचक्र हो कुछ भी हो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आप उसको समझा सकते हैं। अब जाहिर सी बात हर जगह आप बच्चों को ले जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको एनिमेशन के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए हर चीज़ों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन को आपको याद रखना है। फिर है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको बताना है जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH4 हो जाएगा, NH7 हो जाएगा, NH47 ए हो जाएगा या NH10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर NH47 आपको याद रखना है, NH47A यहाँ पर आपको 47A यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, NH47A को याद रखना है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों का जो काम क्या होता है, तो इनका काम क्या होता है, जो राज्यों की राजधानी को जोड़ने का काम करते हैं। जो राजमार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, राज्यों की राजधानी को जोड़ना उनका काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही काफ़ी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। तो 1852 में, 1853 में, 1854 में या 1856 में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, यानी कि 1853। डेट पूछी जाए तो आपको याद रखना 16 अप्रैल को याद रखना, 16 अप्रैल, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ चली थी आपको याद रखना है, मुंबई से ठाणे को चली थी, मुंबई से ठाणे को चली थी। कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ठीक है। तो 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका दोषी कौन था? जनरल डायर थे। किसके द्वारा मारा गया, यानी कि इसको किसने मारा था? तो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसके दोषी कौन थे? जनरल डायर थे। जिसको किसने मारा था? हर्षद मोहिनी ने या वीर सावरकर ने या उधम सिंह ने या जतिन दास ने? तो किसने मारा था आपको पता होगा, उधम सिंह ने मारा था। फिर होता क्या है बाद में, यानी कि उधम सिंह ने मारा था, पहले याद रखिए कब मारा था। तो आपको याद रखना 13 मार्च 1940 की बात है, तब इन्होंने इसको गोली मारी थी, ठीक। कहाँ मारी थी? तो आपको याद रखना लंदन में। तो लंदन में इसको गोली मार दी थी, क्योंकि ये जलियांवाला जो था तो उसमें क्या है, ये दोषी थे। लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया गया था। उसके बाद इनको जो है याद रखिएगा 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1940 को, ठीक है, 31 जुलाई 1940 को ही इनको क्या है पकड़ लिया गया था, जेल वगैरह में डाल दिया गया। तो फिर वहाँ से इनको क्या है फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको याद रखनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जनरल डायर को मारा किसने? मारा, उधम सिंह ने मारा, ठीक है। या इस तरीके से पूछ लेंगे उधम सिंह ने किसको मारा? जनरल डायर को मारा, ठीक है। तो इसी के बाद इनको क्या है बाद में फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 30 को कंप्लीट कर लिया, यानी कि आज के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुपर टेट, यूपी टेट और केवीएस की अब आपकी कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको वीडियोस को देखते ही चीज़ें आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपनी एक सीट जो है कंफर्म कीजिए। Thank you so much for watching my video.